अब नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब तो रियली में कमजोर दिख रही है। एक तरफ बगावत के सुर अपना रहे हैं लोग, जो ईबीसी और ओबीसी तबके के उनके एमएलएज हैं, वो कह रहे हैं ये पार्टी पिछड़ों की है, लेकिन ये पार्टी अब चंद लोगों के हाथ में जा रही है। सत्ता परिवर्तन की मांग करते हैं तो अव्यवहारिक मांग में नहीं मांग, जबकि मैं कल्पना नहीं करता हूं बिहार की एज ऑन टुडे विदाउट नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई बार्गेनिंग नहीं की, ना चंद्रबाबू नायडू ने बार्गेनिंग नहीं की। उसे बार्गेनिंग कह लीजिए या समय का परिवर्तन की धारा कह लीजिए। क्या आप अब एमएसपी के लिए मोदी सरकार को बोलेंगे? धीरे धीरे मंडल मसीहा साहब के रिश्ते खट्टे कैसे होते? और 10 साल मैं और शरद यादव जी एक कमरे में रहे, ये टूटते गए, मिलते गए, जुड़ते गए और मैं भी इनके साथ बहता गया। चौधरी अजीत सिंह बड़े नेता रहे, लेकिन जयंत चौधरी के बारे में आलोचकों का मानना है कि वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। उनकी भूमिका जो है अभी के दौर में मतलब सिर्फ सपोर्टर की रह गई है, और नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया। नहीं, मैं इस शब्दावली में यकीन नहीं करता। अभी नीतीश कुमार को कोई सलाह देना, अभी मुलाकात हुई कभी? नहीं, मैं उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की। हेलो एंड वेलकम, आई एम सक्षम यादव। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। स्वागत करते हैं हम केसी त्यागी का, वही केसी त्यागी जिनके बारे में समाजवाद की उपमाएं दी जाती है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या समय की धुरी गोल गोल घूम रही है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह के मानस पुत्र कहलाने का सौभाग्य सिर्फ 3 शख्सियत को हुआ है। उनमें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय शरद यादव जी और आपको यानी केसी त्यागी को। क्या केसी त्यागी की राजनीति लोक दल से घूमकर फिर लोक दल में आकर खत्म हो रही है? देखिए, अगर मैं पुरानी घटनाओं का स्मरण करूं तो लोकदल पार्टी भी थी और विचारधारा भी थी। 9 अगस्त 1974 को लोकदल का जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर। उस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक बड़े नेताओं में और किसान नेताओं में शुमार हो चुके थे, और वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में लगे थे, जो वैचारिक भी हो और संगठनात्मक भी हो। तो उन्होंने उनके अथक प्रयासों से ही लोकदल का जन्म हुआ, और उस समय भी ये कोई छोटी पार्टी नहीं थी। 4 या 5 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल था जी। चौधरी साहब इसके अध्यक्ष थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, राजनारायण जी थे, इसमें बहुत समाजवादी नेता शामिल थे, रामविलास जी थे, और शरद यादव जी भी जो 74 का पहला चुनाव लड़े हैं वो लोकदल के ही सिंबल पे लड़े हैं। लिहाजा इसको एक इस रूप में देखा जाना चाहिए। बीजू पटनायक इसके उपाध्यक्ष थे, पीलू मोदी इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और राजमाता सिंधिया, राजमाता जयपुर गायत्री देवी भी इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी। तो देवीलाल जी, कुंभाराम आर्य, चांदराम जी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल था। तो उसमें मैं भी एक यूथ एक्टिविस्ट के रूप में भर्ती हुआ था 74 में। आज जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, 4 दल तो आपके बिहार के हैं, आरजेडी, जेडीयू, समता पार्टी और एलजेपी जी। इस चारों के जो नेता हैं वो लोकदल में रह चुके हैं। हरियाणा के तीनों लोकदल, इनेलो, लोकदल जो भी हैं वो इसमें रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई दल जी, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों, जो वर्तमान लोकदल है वो रहा हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, ये सब लोकदल में रह चुकी है।
तो ये बड़ा अमरेला सोशल जस्टिस की पार्टी का भी, किसानों की पार्टी का और कांग्रेस विरोध का बना था। ये टूटते गए, मिलते गए, जुड़ते गए और मैं भी इनके साथ बहता गया। मैंने कभी दल नहीं बदला। लोक दल में आया, फिर लोक दल जनता पार्टी में चला गया, मैं उसमें चला गया। फिर उसके बाद जो है ये पार्टी टूट गई, फिर लोक दल बना, मैं फिर उसमें चला गया। फिर मैं कर्पूरी जी के साथ चला गया। फिर हमने डीएमकेपी बनाई, उसके टिकट पे मैं पहली बार बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ा। फिर समाजवादी आंदोलन के बहुत लोगों का कंसोलिडेशन इसके आसपास हो गया, जिसके नेता कर्पूरी ठाकुर थे, शरद यादव थे, लालू प्रसाद थे, रामविलास पासवान थे, मुलायम सिंह यादव थे। इनके साथ मैं भी रहा। फिर जनता दल बन गया। जनता दल में भी कमोबेश वैसी स्थिति रही, ये टूटता रहा, जुड़ता रहा, टूटता रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर के अजीत सिंह जी का और विवाद हो गया मुलायम सिंह यादव जी का। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बुरी घटना थी और मैं मुलायम सिंह जी के साथ चला गया। यद्यपि मेरा कार्य क्षेत्र पश्चिमी यूपी था, मुझे चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहना था। उसके बंटवारे होते चले गए। अब जब मैं समता पार्टी जनता दल यू की सदस्यता मैंने ग्रहण नहीं की, मैं इसका संस्थापक सदस्य हूं। इसकी भी कहानी, जब 2000 में बहुमत नहीं मिला समता पार्टी को, तो नीतीश कुमार ने ही मुझको एक काम सौंपा कि त्यागी जी मर्जर कराए। चूंकि मैं शरद यादव जी के सबसे ज्यादा करीब था, तो मैंने दोनों दलों के नेताओं से बातचीत करके 30 अक्टूबर 2003 जी, जी, इसका बाहर फोटो भी है, मर्जर कराया। जॉर्ज साहब उसके अध्यक्ष बने, मैं उसका चीफ जनरल सेक्रेटरी बना, शरद यादव जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने, और तब से लेकर मैं अब तक यही हूँ। इधर जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, मैं उससे इमोशनली भी अटैच्ड रहा हूँ, और नीतीश कुमार जी को मैं समाजवादी आंदोलन का जो सत्ता में रहे हैं सबसे शानदार आदमी मानता हूँ, इवन एल ऑन टूडे। लेकिन उनकी पार्टी का आकार ऐसा कमजोर हो गया कि बिहार से बाहर की उनकी अनुपस्थिति हो गई। तो मेरे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए या तो चुपचाप पड़े रहना है जो, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना है। तो मैंने इस बार सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया। नीतीश कुमार जी की सरकार की, उनके व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मैंने अपने साथियों समेत जो चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है, जिसको जयंत चौधरी आज कैरी कर रहे हैं जी, उस लोक दल में जाने का फैसला किया। आप समाजवाद के बहुत बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं। आपके हिसाब से समाजवाद के सबसे बड़े नेता इस देश में कौन हैं, कौन थे? देखिए, लोहिया जी के साथ तो मुझे काम करने का सौभाग्य नरेंद्र देव जी के साथ नहीं हुआ। मेरी उम्र कम थी, 24-25 साल की, जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश भर के नौजवानों का आंदोलन शुरू हो गया, और उसमें भी मैं भर्ती रहा। बिहार से मेरा तभी का रिश्ता है। लेकिन जो लोहिया का खाटी समाजवाद था वो डाइल्यूट होता चला गया जब हम जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद फिर, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उस ज्वाला को जीवित रखा जो प्रखर समाजवादी आंदोलन की थी। 1978 में उनको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की वजह से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिर उसी को थोड़ा थोड़ा एनरिच करते रहे लालू जी, शरद जी, रामविलास जी, और उत्तर प्रदेश में निसंदेह सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव उसको लेकर के चले, और उन्होंने लोहिया के जो चिन्ह थे उनको जीवित रखा, और बाद के दिनों में जो चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत थी उसको भी उन्होंने रखा। लेकिन ये दौर समाजवादियों के बिखरने का और कॉम्प्रोमाइज करने का दौर है, इसलिए खाटी और प्रखर समाजवादी नेता के रूप में तो मैं कर्पूरी ठाकुर को मानता हूं, और गवर्नमेंट में रह करके बगैर करप्ट हुए, और समाजवादियों के बारे में प्रचार है कि 6 महीने ज्यादा अलग नहीं रह सकते, 1 साल बाद साथ नहीं रह सकते,
नीतीश कुमार ने उस परंपरा को भी तोड़ने का काम किया। चौधरी चरण सिंह बड़े नेता रहे, चौधरी अजीत सिंह बड़े नेता रहे, लेकिन जयंत चौधरी के बारे में आलोचकों का मानना है कि वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। उनकी भूमिका जो है अभी के दौर में मतलब सिर्फ सपोर्टर की रह गई है। नहीं, लोक दल के जब इतने बंटवारे हो गए और मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह जी, तो अजीत सिंह जी की उपयोगिता कम हो गई जी। अखिलेश यादव जी बन गए, उनकी उपयोगिता कम हो गई। लेकिन जो विरासत में राजनीति जयंत चौधरी को मिली है, ना उन्होंने सिर्फ इसको कैरी किया बल्कि बढ़ाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जी के साथ पिछला चुनाव लड़े थे, और मैं किसी का हमदर्द ना होकर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया गया। एक तो वेस्टर्न यूपी का जो किसान मूवमेंट है, उसकी रीढ़ की हड्डी जाट कम्युनिटी जी। उसका एक टेम्परामेंट है, उसके सवाल हो नेतृत्व भी उसी का हो। उन्होंने इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल के निर्माण में उन्होंने भूमिका बनाई। प्रारंभिक दिनों में मुलायम सिंह यादव जी के साथ रह करके उन्होंने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो दोनों के बीच में अच्छे वैचारिक भी और संगठनात्मक भी जो सवाल थे ठीक से सुलझ नहीं पाए, और सिर्फ 8 या 9 सीट मिली इनको, और जयंत चौधरी खुद भी लोकसभा हार गए जी। तो ये राजनीति में होते हैं उतार चढ़ाव, इसको मैं वैसा नहीं मानता। लेकिन जो विरासत चौधरी जयंत सिंह की थी, जो चौधरी अजीत सिंह की थी, उसको बेहतरीन तरीके से चला रही। एक, उन्होंने कोई बदल नहीं बदला है, वो पहली बार जयंत चौधरी के साथ अटैच्ड हुए थे, इन्हीं किन्हीं कारणों से जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जी। और ये कोई अकेले नेता नहीं है। कौन नहीं जनसंघ के साथ रहा? डॉक्टर लोहिया रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, वीपी सिंह रहे, जॉर्ज फर्नांडीज रहे, छोड़ करके लालू जी को जी, मुलायम सिंह जी को भी शुरू में समर्थन उनका प्राप्त था, जनता पार्टी में वो भी साथ रहे। तो जो सवाल समाजवादी आंदोलन के हैं, सामाजिक न्याय के, समता के, गैर बराबरी के, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी बेसिकली तो हम लोग एंटी कांग्रेस मूवमेंट की प्रोजेक्ट जी। लोहिया ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ जाना। आज हमारे कुछ मित्र कांग्रेस के साथ भी, तो मैं कैसे मानूं कि वो सही राजनीति के पक्षधर है। सर, इसी पे एक सवाल है कि जितने नेता हैं उस दौर के समाजवादी नेता, कुछ दो एनडीए के साथ आ गए, जो बीजेपी की विचारधारा थी, संघ के साथ आ गए, एनडीए बना उस समय में, और कहीं ना कहीं एनडीए जो फला फूला इस देश में, उसमें इन नेताओं का योगदान है। उनमें सिर्फ लालू यादव अपवाद है कि वो अभी तक नहीं आए। तो ये क्या माने कि सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ये लोग जो है एनडीए के साथ आए? गैर कांग्रेसवाद के लिए जी। डॉक्टर लोहिया तो किसी पद पे नहीं रहे। 1967 में उत्तर भारत के राज्यों में जवाहरलाल और इंदिरा गांधी, जो लोहिया कहते थे, उस सपने को तोड़ने का काम डॉक्टर लोहिया ने किसके साथ मिल करके किया? दीनदयाल उपाध्याय के। और 67 में बहुत पीछे आपको ले जा रहा हूं, उसमें जनसंघ, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल में एक साथ थे। तो ये वो दौर है जब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है। 74 के आंदोलन में हम सब साथ थे। तो उसे लालच सत्ता प्राप्ति भर नहीं कहना चाहिए। हम विचार के तौर पे, अब इमरजेंसी में जेल में हमारे साथ बीजेपी के जनसंघ के लोग थे, कांग्रेसी तो कोई था नहीं। तो हमने जनसंघ और बीजेपी के साथ मिलकर के एक गैर कांग्रेसवाद की भी लंबी लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों के साथ भी लड़ी है, हालांकि अब दूरी हो गई, उनके साथ भी लड़ी। आगे से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? नहीं, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और मैं पढ़ने लिखने का भी करता हूं भी। मेरी पुस्तक आई है संकट की खेती करके, कुछ और भी मेरे आर्टिकल्स हैं, उनको भी कर रहा हूं मैं, संसद वाला भी कर रहा हूं। तो मेरी कोई चुनावी राजनीति में बहुत इच्छा नहीं है। लेकिन चरण सिंह जो किसानों के
मजदूरों के, पिछड़े वर्ग के इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के जो सवाल छोड़ गए हैं, वो दोबारा मुख्य मुद्रा के सवाल बने, मुख्य धारा के सवाल बने, ये मेरी इच्छा जरूर। आप सर अभी बीजेपी अलायंस में आए हैं, आपकी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ अलायंस में उत्तर प्रदेश में है, सेंटर में है। आपके नेता अभी जो चौधरी जयंत चौधरी है वो मिनिस्टर है यहाँ पे। आप किसानों के लिए हर समय आवाज बुलंद किए हैं। उस दौर में किसान नेता के साथ आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी चौधरी चरण सिंह जी के साथ। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। एमएसपी की किसान यहाँ के समृद्ध नहीं है और सीमांत किसान है। अगर 2-3 राज्यों को छोड़ दे और बिहार में देखें, बिहार में तो मंडी कानून भी नहीं है, मंडी व्यवस्था जो खत्म कर दी गई, और वहां के किसानों को जो है अब जाके पैक्स वैक्स स्टार्ट हुआ है, पैक्स तो वहां पे खरीदारी होती है, थोड़ी बहुत हो पाती है वो। तो सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, ये लोग प्रमुख रूप से जो है जो यहाँ पे एमएसपी की गारंटी के लिए और जो 3 कृषि कानून के विरोध में वो लोग विरोध कर रहे थे। क्या आप अब एमएसपी के लिए मोदी सरकार को बोलेंगे? एमएसपी और जो C2+50 का जो स्वामीनाथन आयोग का रिकमेंडेशन था उसका। देखिए, एक तो चौधरी चरण सिंह के समय से ही जो कृषि सवाल थे उस पर हमारा नहीं, हमारे लोकदल का, उसमें देवीलाल जी भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे जी। हम लोग ऐसा करके मानते थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है उसकी प्रक्रिया ही गलत है, उसमें सही मूल्यांकन राज करके नहीं देते। इसलिए एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मूल्यांकन ठीक होना चाहिए, जिसके हिसाब से गन्ने का भी, गेहूं का भी, अन्य पदार्थों का पैसे ज्यादा मिलेंगे। एक दूसरा, सरकार ने एमएसपी तय कर दी तो सरकारी खरीद का एक हिस्सा तो हो गया, बाकी किसान को एमएसपी नहीं मिलती। अगर 100 रुपए क्विंटल सरकार ने दाम तय किया है तो किसान को 90, 75, 80 के आसपास मिलता है। तो ये मांग हमारी अभी भी है कि सरकार जो दाम तय करे उससे 1 नया पैसा कम पर भी किसान का दाम नहीं मिलना, ज्यादा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। और कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर ऐसा करती है उसका प्रावधान जेल होना चाहिए। आप बाजार की सारी चीज देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, फोन देख लीजिए, जूता देख लीजिए, पेन देख लीजिए, इस पे सब पर एमआरपी लिखी हुई है, मिनिमम रिटेल प्राइस। तो हमारे माल पे क्यों नहीं एमआरपी होती? क्या कोई भी व्यापारी, दुकानदार एमआरपी से 1 नए पैसे कम पे देगा? नहीं। तो किसान के साथ भी ऐसा होना चाहिए। कृषि प्रधान देश है, मतलब क्या विडंबना है सर इस देश की, जो कोई कमोडिटीज अगर कोई कंपनी बनाता है तो वो खुद तय करती है अपना दाम। हाँ, लेकिन किसान अपने फसल का दाम जो है तय करने में सक्षम नहीं है। ये विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जब शरद यादव जी फूड मिनिस्टर थे जी, तो उनके सौजन्य से, सहयोग से मुझे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैनी मिली थी जी। 1947 में गेहूं, चावल, शक्कर तीनों बाहर से आती थी टिल 67। जब कृषि वैज्ञानिकों ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में नई फसलें दी, किसानों ने मेहनत की, आज ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ, गेहूं दुनिया में हम सब ज्यादा पैदा कर रहे हैं, चावल दुनिया में 2 नंबर पे हम पैदा कर रहे हैं, शक्कर दुनिया में सब ज्यादा पैदा कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर सूखा पड़ जाए, अगर बारिश ज्यादा हो जाए, 2 साल का बफर स्टॉक हमारे पास है। यह है किसान की ताकत। आपने शरद यादव जी के साथ लंबे समय तक काम किया, दशकों में, कई दशक आपने काम किया। बाद में शरद यादव जी के साथ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आए। 2015 का वो 17 में जब नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया कि हम गठबंधन से अलग होंगे, आरजेडी गठबंधन से, उस समय शरद यादव जो है उन्होंने निर्णय लिया कि हम अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार से। गठबंधन हमने करवाया था। उस समय तमाम लोग, कुछ लोग शरद यादव के साथ रहे, कुछ लोग शरद यादव से हट गए, उनमें से आप भी थे। तो धीरे धीरे मंडल मसीहा साहब के रिश्ते खट्टे कैसे होते? मेरे रिश्ते कभी खट्टे नहीं है। आज भी मैं अपनी पीढ़ी के लोगों में विचार की दृष्टि से उनको सबसे सशक्त राजनेता मानता हूं। और 10 साल मैं और शरद यादव जी एक कमरे में रहे। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की जेलों में दोनों साथ रहे।
और इतना सादगी से वैभवताहीन जीने वाले जो चंद नेता, ही इज वन ऑफ देम। दिक्कत और त्राज से हम लोगों की क्या है, शरद यादव पहली बार एमपी बने जनसंघ की मदद से, दोबारा एमपी बने जनसंघ की मदद से, जबलपुर 89 में एमपी बने, बीजेपी साथ थी जी, हैं? बधाई उसे। तो आप जो है फिर एक धारा में सेलेक्ट कर, आप ये नहीं पिकअप एंड चूज नहीं कर सकते। शरद यादव जी फिर मिनिस्टर बने अटल जी की सरकार में, क्या वो सांप्रदायिक नहीं थी जी? फिर वो राज्यसभा में आए बीजेपी की मदद से। 2014 में जब हम अलग हुए हैं, उस पर बहस हो सकती है कि क्या वो नीतीश कुमार का जल्दबाजी का फैसला था, लेकिन नीतीश कुमार जी एनडीए के संयोजक थे, शरद यादव जी एनडीए के संयोजक थी, तो उसमें बीजेपी नहीं थी क्या? तो 2017 का उनका फैसला मैं जल्दबाजी में लिया गया फैसला मानता हूं, और मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये फैसला ना लिया होता तो देश के रक्षा मंत्री होते। अच्छा, यही सवाल सबके मन में कि यार शरद जी ने गलती कर दी थी एनडीए से हटके? नहीं, मैं शरद जी जैसे विद्वान व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी करके उनके रुतबे जलवे को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी दृष्टि से ये उनका फैसला, मैं गया भी था आखिरी दिन जी, लेकिन वो मैं उनके बारे में जानता हूं, जब वह ही विल मेक अप हिज माइंड, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं समझा। नहीं, विचारधारा से तो भाई विचारधारा क्या, विचारधारा तो जनसंघ के साथ रहना कि नहीं रहना जी, आप 9 बार रहेंगे, 1 बार मना करेंगे जी। वो तो जेपी के गैर कांग्रेसवाद के पहले एमपी थे, तो फिर कांग्रेस के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? लेकिन ये आलोचना के तौर पर नहीं, मैं उनके इस फैसले से हुआ, लेकिन मैं अलग नहीं हुआ, मैं तो आज भी अलग नहीं हूं उनसे। कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने शरद यादव को धोखा दिया, लालू यादव ने नीतीश कुमार को धोखा दिया, और नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया। नहीं, मैं इस शब्दावली में यकीन नहीं करता। राजनीतिक सवाल उठते हैं, लालू यादव को मुख्यमंत्री किसने बनाया? शरद यादव और नीतीश कुमार। उनकी एक अलग दुनिया होगी, उनकी अपनी अलग दुनिया होगी। ये तो शरद यादव जी को लोग कहते हैं कि उन्होंने मुलायम सिंह जी को धोखा दिया, उन्होंने लालू जी को दिया, ये मैं नहीं मानता। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। और फिर विचार भी कोई चीज, अपने मन में कोई विचार आता है उसको पूरा करता है, वो धोखा नहीं होता, असहमति होती है। और शरद यादव की कई सवालों पे कई नेताओं से असहमति थी, जिससे लालू को छोड़ करके परिवारवाद के खिलाफ वो गए थे, फिर उसी में शामिल हुए। लेकिन मैं कोई अप्रिय भाषा उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार भी भाजपा को लेकर के तीखी टिप्पणियां की उन्होंने, फिर उसी के साथ गए। तो समाजवादियों का ये कुछ है, इसको मान लीजिए दुर्भाग्य सौभाग्य, कि वो आलोचना विवेचना करने में थोड़ा जल्दबाजी भी करते हैं। मैं जेडीयू के उन दौर के नेताओं से मिला हूं, छात्र नेताओं से, जिस समय शरद जी अपने राजनीति के पीक पे थे और आप शरद जी के साथ थे, आप भी राजनीति कर रहे थे पूरे दमदार तरीके से। उसी समय एक नारा चलता था, 7 जंतर मंतर से हुई तैयारी, नॉर्थ एवेन्यू में हुई सवारी, 7 तुगलक से सजेगा सेहरा और 7 रेस कोर्स में होगी स्वागत की तैयारी। शरद यादव जी के और जो सामाजिक न्याय की राजनीति के पक्ष, उनमें कोई नारे में इसलिए कोई इसमें विविधता नहीं मानता कि उनकी उम्र के, उनके अनुभव के लोग प्रधानमंत्री हो चुके हैं। हमने शरद यादव जी को 1980 में राजीव गांधी के खिलाफ लड़ाया था चुनाव, अमेठी से। तो शरद यादव उस परंपरा के, यानी कि अब से पूरे 40 साल पहले, तो मंडल कमीशन के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की लड़ाई हो या पिछड़ों के सशक्तिकरण का हो, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, ये आगे बढ़ें, ये इच्छा विलासा को पूरा करने के लिए हों, उसमें शरद जी की महती भूमिका थी। तो उनके, मैंने तो ऐसा भी देखा कि एक अकेला नेता है, उसके नारे लग रहे हैं देश का नेता कैसा हो, फला फला जैसा हो। तो शरद यादव में तो वो पोटेंशियलिटी भी थी, और ये नारा कोई आश्चर्यजनक और अस्वाभाविक।
उस समय सर क्या इसकी बात हो रही है, लालू यादव को शरद यादव ने मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। 90 के समय जब पहली बार मुख्यमंत्री ने पर्यवेक्षक बन के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव गए थे। शायद पर्यवेक्षक नहीं होते, दूसरे कोई होते तो शायद लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लालू यादव और शरद यादव में लालू यादव को आगे बढ़ाया उन्होंने। डिफरेंसेस कब से आए? कार्य प्रणाली को लेकर के भी थे एक। दूसरा, उन्होंने अपने सीनियर नेताओं का सम्मान करना कम कर दिया था, और उसकी वजह उनकी सर पे चढ़ती हुई सफलताएं थी। जैसे 1991 के चुनाव में संयुक्त बिहार की 54 में से 48 सीटें वो जीत गए थे। वो सर्वशक्तिमान हो गए थे, और उन्होंने कई अवसरों पर नीतीश जी को भी, शरद जी को भी हल्के फुल्के तरीके से लिया, जो उनके स्वभाव का हिस्सा है। और जब वो कन्विक्टेड होते हैं तो वो किसी और सीनियर यादव लीडर को नहीं, अपनी पत्नी पे ही विश्वास करते हैं। ये एक बड़ा कारण बना शरद यादव, रामविलास पासवान, एच.डी. देवेगौड़ा और हम सब लोगों के अलग होने का। उस समय चारा घोटाला में जब लालू यादव मतलब फॉर्डर स्कैम में जब वो फंस गए थे, तो उसके बाद से और रिश्ते खराब होते जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी देवी को। बात आती है मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन के टाइम में जो है कौन ऐसे नेता थे, मतलब जो समाजवादी नेता, जिन्होंने बहुत सशक्त आवाज उठाई थी और जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मंडल कमीशन को लागू करवाने में, वीपी सिंह की सरकार पे दबाव जिन्होंने डाला? ऑफ कोर्स शरद यादव एंड रामविलास पासवान, और नीतीश कुमार भी, और लालू यादव भी, मुलायम सिंह यादव भी, जो पिछड़ी जाति के जितने नेता थे। और भी कई थे जो कैबिनेट के अंदर थे, लेकिन ये मुखर आवाज ये नहीं की थी, जो लोहिया, चरण सिंह, कर्पूरी की परंपरा के थे। अब सर मैं बिहार पे आता हूं। अभी आप जो है काफी दिनों से जेडीयू से जो है आप खफा थे, नाराज थे, उनके कार्यप्रणाली से आप नाराज थे। वो नीतीश कुमार जो अपनी शर्तों पर काम करवाते थे, गठबंधन किसी की हो, सीटें उनकी कम हो, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। गठबंधन में क्या डिसीजन लेना है, पॉलिटिकल डिसीजन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो, वो लेते थे। वो नीतीश कुमार 2020 के बाद से कमजोर पड़ते दिख रहे हैं पॉलिटिकली। एक तो मैं ना जेडीयू से नाराज हूं ना खपा हूं। मेरे काम करने की वहां पृष्ठभूमि नहीं बची थी, कर्म भूमि नहीं बची थी, क्योंकि ये सिर्फ बिहार तक सीमित रह गई पार्टी थी। मैं उत्तर प्रदेश में 5-6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, तो मैं अपनी जड़ों की ओर खुद भी वापसी कर रहा था, तो मेरा कोई तकरार नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार अब भी मेरे फेवरेट लीडर। तीसरा ये कि जो अब जो 1-2-3 साल से हुआ है, उसमें नीतीश कुमार का थोड़ा सा अस्वस्थ होना भी शामिल है। स्वस्थ नीतीश कुमार किसी से न डरता था, न बचता था, चुनौतियों का मुकाबला करता था। अब मैं इससे अतिरिक्त और ज्यादा इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि अगर वो 4-5 साल पहले जैसा स्वास्थ्य होता तो किसी सवाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नीतीश कुमार के साथ आप रहे, वो 3 चीजें, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए यूपीए के भी साथ आए थे, और बिहार में लालू यादव के साथ उनका अलायंस था कुछ दिनों के लिए, 2-2.5 सालों के लिए। फिर 2022 में आ गए लालू यादव के साथ, उन्होंने बोल दिया कि एनडीए के साथ मतलब मेरी गलती थी जाना, गलत किया मैंने, क्योंकि मेरी पार्टी को वो लोग तोड़ रहे थे। उनकी पार्टी के एक नेता था आरसीपी सिंह के जरिए। अब नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब तो रियली में कमजोर दिख रही है। एक तरफ बगावत के सुर अपना रहे हैं लोग, जो ईबीसी और ओबीसी तबके के उनके एमएलएज हैं, वो कह रहे हैं ये पार्टी पिछड़ों की है, लेकिन ये पार्टी अब चंद लोगों के हाथ में जा रही है। क्या वो लोग जिनको कहते हैं बिहार में कहावत है कि भुंजा पार्टी के लोग है, वो लोग बीजेपी के द्वारा प्लांटेड लोग हैं? देखिए, हमारा जो, एक तो मैं ये कह दूं कि एनडीए में जाने में सबसे ज्यादा जल्दबाजी हमारे मित्र नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की थी। शरद यादव या रामविलास पासवान या हमारे जैसे वर्कर तो 94 में नहीं गए थे। दूसरा, उनकी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है। जिस दिन नीतीश कुमार पहली बार बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, हर वक्त उनकी पार्टी बड़ी थी, छोड़ करके 2010 को। तो अगर वो किसी स्टेज पे
सत्ता परिवर्तन की मांग करते हैं तो अव्यवहारिक मांग में नहीं मानते, जबकि मैं कल्पना नहीं करता हूं बिहार की एज ऑन टुडे विदाउट नीतीश कुमार। लेकिन बड़ी पार्टी की संख्या आधार होने के आधार पर अगर वो फेरबदल की मांग करते हैं तो ये कोई दबाव डालने की या जेडीयू को खत्म करने की नहीं। उनके ही कुछ विधायक कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है पब्लिक डोमेन में। और जबकि अभी आज के दौर में केंद्र में जो है, मतलब ऐसा क्या 2024 में भी जब भी अलायंस की गवर्नमेंट भारत में बनी है, तो ऐसा था कि जैसे जो अलायंस पार्टनर आपके होते थे मेन पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के साथ, वो बार्गेनिंग बहुत करते थे कि मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, होम चाहिए या फाइनेंस चाहिए। अब दुनिया बदल गई है। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई बार्गेनिंग नहीं की, ना चंद्रबाबू नायडू ने बार्गेनिंग की। नहीं की, उसे बार्गेनिंग कह लीजिए या समय का परिवर्तन की धारा कह लीजिए। उस समय अटल जी के मंत्रिमंडल में जॉर्ज डिफेंस मिनिस्टर थे, रामविलास टेलीकम्युनिकेशन थे, शरद यादव सिविल एविएशन थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, जो की डिपार्टमेंट्स हैं। अब सारे की डिपार्टमेंट्स जो हैं बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी तो हम लोगों के बगैर भी सरकार बना चुकी है, 2014 में भी, 2019 में भी। अभी नीतीश कुमार को कोई सलाह देना, अभी मुलाकात हुई कभी? नहीं, मैं उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की इच्छा और अभिलाषा रखता हूं। उनके पुत्र की प्रति भी मैं शुभेच्छु हूं। बिहार चुनाव में जब गया था मैं, तो उस समय मेरी उनके गृह जनपद में ही भेंट हुई थी, जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, तब प्रणाम हुआ था। लेकिन कुछ बातें हुई थी? नहीं, बात करने की एक तो समय नहीं था और एक स्थिति भी नहीं थी। सर, उस दौर की राजनीति में जब आप राजनीति करते थे, सब 5 दशक आप नीतीश कुमार के साथ रहे, शरद यादव के साथ रहे, उस दौर की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर है? नहीं, वो स्ट्रीट फाइटिंग डेज थे, जिसमें लोहिया के विचारों को, चरण सिंह करपुरी के विचारों को जमीन पर उतारने की इच्छा अभिलाषा रहती थी। अब पद प्रतिष्ठा ये डोमिनेट कर गई हैं और परिवर्तन की इच्छा और बेकरारी नंबर 2 हो गई। सर, मैं एक बार आता हूँ एक बहुत बड़े घटनाक्रम पर, जब 2014 में तो कांग्रेस डिथ्रोन हो गई, जो यूपीए अलायंस थी, उसके बाद बीजेपी बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ इस देश में की सत्ता पर काबिज हुई। अन्ना का आंदोलन जो था 2011-12 में, जो आंदोलन थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जिससे उभरे, उन्होंने बाद में सरकार बनाई दिल्ली में, एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसमें जो है 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और क्या कोल स्कैम था, और क्या 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था। बाद में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको, उस घोटाले में कांग्रेस को, उनके जो मिनिस्टर्स थे। क्या कांग्रेस ने इस घटना में, जो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई रणनीतिक तौर पर? ये कांग्रेस की चूक थी अपनी समझ की? देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी को देश का सबसे ईमानदार और आर्थिक सवालों का जानकार प्रधानमंत्री मानता हूं, लेकिन वो कम्युनिकेटिव नहीं थे, जबकि उनसे 1000 ज्यादा गुना कम्युनिकेटिव श्री नरेंद्र मोदी थे। तो कांग्रेस के पराजय का एक बड़ा कारण तो ये था। दूसरा, अन्ना आंदोलन इतना बनता ही नहीं, इतना बढ़ता ही नहीं अगर वो पहले दिन इसको डील करते। जूजू आंदोलन बढ़ता गया, जूजू वार्ता चलती गई, जूजू अन्ना की कदकाठी बढ़ती रही, जूजू लोग इससे जुड़ते रहे, सब कांग्रेस विरोध के रूप में बदल गया। आगे सर, आप बीजेपी के अंदर, क्योंकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आगे आप बीजेपी में पूरे देश लेवल पे नरेंद्र मोदी से इतर किन नेताओं में संभावना देखते हैं कि जो पूरे बीजेपी और पूरे देश में एक देखिए, उभरते हुए नेता है? चमक तो सब ज्यादा मोदी जी में रही जी। और मेहनत और रणनीति बनाने के सबसे कुशल जो शिल्पीकार हैं वो अमित शाह जी हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी एक बेदाग छवि है और उनका काम करने का तरीका भी सुलझा हुआ है। बाकी पार्टी के अंदर का उनका ऐसा डिसिप्लिन है कि बाहर के आदमी की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने तरीके से विचार विमर्श के बाद ही फैसले लेते।
विपक्ष से एक सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बेहतर नेता, बेहतर कम्युनिकेटर किसे मानते हैं? अखिलेश यादव क्या, कैसे, क्या वजह है? है, वो कम्युनिकेट करते हैं, उन पे संवाद है, उन पे अपने पिता की तरह से घूमने का है। और ये सही है कि दोनों की शिक्षा देश से बाहर हुई है, लेकिन अखिलेश को फायदा है मुलायम सिंह का बेटा होने का और सैफई गांव के यादव किसान परिवार में पिछड़ी जाति का नौजवान होने का। 2027 में किसे देख रहे हैं आप अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि जो भी बने वो एनडीए का नेता ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। आरएलडी किस भूमिका में रहेगी? क्या आरएलडी बढ़ेगी, ताकतवर बनेगी और हम सब लोग मेहनत करके उसको ऊपर उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो सर, आपने सुना, हम केसी त्यागी सर के साथ जो है बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छी बातचीत की हमने। आगे भी सर से बातचीत करेंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए हमने अभी बातचीत ज्यादा नहीं की, और मुद्दे इतने हैं और इतने विषय हैं सर से बात करने के लिए 5 घंटे 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। थैंक्स।